हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिफरेंट टर्म्स आते हैं इसमें। काइनेमेटिक्स चैप्टर, काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक। इसमें जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में जो हैं उसके बारे में बस डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स सिंपल। काइनेमेटिक्स, काइन मीन्स होता है मोशन, मैटिक्स मीन्स होता है मैथ्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं आप जो भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उस मोशन के पाथ के उस मोशन में जितने भी पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं आपके मोशन में, उन सब चीज़ों के जो मैथमेटिकल क्या कहते हैं इक्वेशंस बन सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल काइनेमेटिक्स होता है स्टडी अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये आपकी पार्टिकल, आपका कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री मतलब सिंपल वो कैसा चल रहा है, उसका पाथ क्या, उस पाथ का इक्वेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को हम इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में बेसिकली हम आपके पार्टिकल के पाथ के बारे में पढ़ते हैं, उस पाथ की इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, आपकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी विथ टाइम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ मोशन। मोशन है क्या, देखिए क्या बोल रहा है, चेंज इन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। मुझे भी नहीं समझ में, आपको भी नहीं समझ में आया, सुनिए हिंदी में। बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल या बॉडी या आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी ऑब्जर्वर के। सपोज मैं ऑब्जर्वर हूँ या आप खुद ऑब्जर्वर, आप छत के ऊपर खड़े हैं, नीचे से जो भी आ रहा है जा रहा है आप उसको देख रहे हैं, तो जिसको आप देख रहे हैं वो पार्टिकल या बॉडी, और आप जो देख रहे हैं आप ऑब्जर्वर हुए। तो अगर बोलता है एक ऑब्जर्वर किसी बॉडी को देख रहा है और बॉडी अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो पार्टिकल या बॉडी किस में है, मोशन में है, ठीक है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल दूसरा देते हैं। सपोज आप एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस चल रही है। बस के सामने वाले सीट में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, आपने उसे देखा। बस की खिड़की के बाहर आपने देखा तो एक पेड़ है, ठीक। वो पेड़ धीरे धीरे बस आगे बढ़े तो पेड़ पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन आप उस अपने सामने वाले बैठे हुए आदमी को देख रहे हो, तो आप चाहे 1 घंटे देखें चाहे 2 घंटे, वो आदमी उतनी ही दूरी पे बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि बस के अंदर आप दोनों बैठे हैं और आप दोनों की सीट फिक्स है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ टाइम। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ टाइम, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में समय के साथ अगर कोई बॉडी या पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है तो मैं कहूँगा वो मोशन में है। सिंपल देखिए, आपके सामने बैठा हुआ आदमी, ठीक, आप 1 घंटे देखें चाहे जो 2 घंटे देखें, आपके और उसके चेयर के सीट के बीच में जो गैपिंग है ना बदलेगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ आपके और उसके बीच में जो पोजीशन में चेंजेस वो नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे मेरे रिस्पेक्ट में वो किस पे है, रेस्ट पे है। रिस्पेक्ट मतलब आप अपने हिसाब से बता रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। मैं बोलूँगा क्यों रेस्ट पे है, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि टाइम के साथ मेरा और उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। मैंने कहा गुड, आप तो फिजिक्स तो सीख गए, ठीक। लेकिन आप उसी पेड़, जो बाहर पेड़ है, उसको बोलेंगे सर वो तो पीछे छूट रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, बोलूँगे सर वो पेड़ किस में, मोशन में। मैं पूछूंगा फिर से क्यों मोशन में, क्योंकि सर टाइम के साथ वो पेड़ और मेरे बीच में जो पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं वो पीछे दूर भागता जा रहा है, तो सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलिए, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए, बोला एक्चुअल मोशन ऑफ अ पार्टिकल कांट बी प्रेडिक्टेड। बोला है कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन वो कर रहा है तो उसको एक्चुअली आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आप खड़े हैं ज़मीन पे, आपके सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने देखकर बोला ये बिल्डिंग तो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि आप भी खड़े, वो भी खड़ा, समय के साथ ना आपसे दूर जा रहा है ना आपके पास आ रहा है, तो आप बोलेंगे रेस्ट पे है। मैंने कहा गुड। लेकिन एक वही आदमी जो स्पेस में है, मतलब अर्थ से बाहर अंतरिक्ष में घूम रहा है, वो बोलेगा नहीं 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 वो बिल्डिंग मोशन में है। मैंने कहा क्यों मोशन में है? तो बोला सर क्योंकि पूरा का पूरा अर्थ ही रोटेट कर रहा है। जब अर्थ खुद मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो बिल्डिंग भी तो मूव कर रहा है ना।
मैंने कहा सही है, जब पूरा अर्थ ही रोटेट कर रहा है तो बिल्डिंग क्यों नहीं रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर ही तो मतलब बिल्डिंग भी रोटेट कर गया। तो मेरे रिस्पेक्ट में जो अर्थ पे तुम अर्थ पे थे, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो बिल्डिंग किस पे है, रेस्ट पे, लेकिन जो स्पेस में आदमी है उसके रिस्पेक्ट में बिल्डिंग रेस्ट पे नहीं है। तो वही चीज़ कह रहा है कि भले ही मुझे लगता है कि ये चीज़ रेस्ट पे है, लेकिन वो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। समझ गए ना, ये अर्थ वाला एग्जांपल। अब बस में ही देख लीजिए, आप बस में बैठे हुए हैं तो आपके सामने वाले सीट पे जो आदमी बैठा है तो आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अपना पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन सड़क के किनारे बाहर ज़मीन पे खड़ा एक आदमी बोलेगा नहीं वो आदमी मोशन में है। मैं पूछूंगा क्यों मोशन में है, तो बोलेगा कि सर बस जब आगे चले गई तो उसके अंदर तो आदमी बैठा, मतलब वो भी तो आगे चला गया। सही बात है। तो मेरे जो आपके रिस्पेक्ट, मतलब आप उसी बस में बैठे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में वो आपके सामने वाला आदमी रेस्ट पे है, लेकिन जो ज़मीन पर आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आपके सामने वाला आदमी किस में, मोशन में। ओके, होप आप समझ गए होंगे। फिर बोलता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्विंग पॉइंट और ऑब्जर्वर। सही बात है। जब मैं ऑब्जर्वर खुद बस के अंदर बैठ के देख रहा था तो मैं जिस चीज़ को रेस्ट पे बोल रहा था, वहीं ज़मीन पे खड़ा आदमी बस के बाहर वाला उसी चीज़ को मोशन में बोल रहा है। तो वहीं कहता है कि आपका मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे या ऑब्जर्विंग पॉइंट पे, आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, गुड। अब चलिए आते हैं और थोड़ा काइनेमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में हमें पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। क्या पढ़ना है? मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसी चीज़ को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, और मोशन इन वन डायमेंशन को, ये मोशन इन टू डायमेंशन को कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। अब समझते हैं डायमेंशन क्या है। ठीक, हमें तो पढ़ना क्या है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन हमें पढ़ना है, लेकिन ये डायमेंशन क्या होते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। सपोज 9th-10th में तो आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, ग्राफ तो ड्रॉ करते थे, XY ग्राफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, सपोज एक्स एक्सिस पे यहाँ पे था, इसका कुछ कोऑर्डिनेट था x=1 मीटर, मान लीजिए ओरिजिन से ये 1 मीटर की दूरी पे। और अब आप पूछेंगे सर ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन कुछ नहीं, यही ऑब्जर्विंग पॉइंट। आप किसी भी चीज़ को जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं उसी को बोलते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन सिंपल एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है जहाँ से हम देखते हैं। तो मैं इस ओरिजिन, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर खड़ा होकर मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट को ओरिजिन यहाँ बोल रहा है। अब बोलता है कि ये जो पार्टिकल है ये टाइम के साथ इधर मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मतलब इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आगे। तो पहले x=1 पे था, फिर x=2 पे पहुंच गया, मतलब पहले x=1 मीटर पे था, फिर धीरे धीरे चलते थे x=2 मीटर पे पहुंच गया। तो मैं इस ओरिजिन पे खड़ा हुए आदमी से पूछूंगा क्या ये पार्टिकल मोशन कर रहा है? तो ये बोलेगा हाँ मोशन कर रहा है। मैं कहूँगा कैसा मोशन कर रहा है? तो ये बोलेगा वन डायमेंशन मोशन। मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आया, तो वो बताएगा देखिए टाइम के साथ इसका केवल सिंगल कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, मतलब चाहे किसी भी टाइम पे आप देखिए x= समथिंग यहाँ पे था, फिर x=1.1, x=1.2, x=1/3, मतलब इसके थ्रू आउट मोशन में सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है? सिर्फ x कोऑर्डिनेट। इसीलिए मोशन इन वन डायमेंशन। कहने का मतलब है आपके चेंज इन पोजीशन के दौरान, आप अगर अपना पोजीशन चेंज करते हैं उस दौरान जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चेंज हों, मतलब उतने डायमेंशन में आप मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? ध्यान से सुनिए, फिर से मैं समझाता हूँ। मान लिया y के अलॉन्ग इधर भाग गए या y से इधर आ गए, तो टाइम के साथ आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है? y कोऑर्डिनेट, मतलब एक सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। इसलिए मैं बोलूँगा ये भी क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। आप z एक्सिस में जा रहे हैं, मान लीजिए z एक्सिस, आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो z एक्सिस में भी आप हर इंस्टेंट पे आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? z कोऑर्डिनेट, यानी सिंगल कोऑर्डिनेट। तो मैं बोलूँगा ये मोशन इन वन डायमेंशन है। ठीक है, और वन डायमेंशन मोशन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये आप चाह के भी इसके पास और कोई पाथ नहीं है, इसके पास और कोई, मतलब इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि आप इस चीज़ को बोलेंगे नहीं कोई और पाथ होगा ना। अगर आप ही देख लीजिए, आप एक सिंगल कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो ये हमेशा कौन सा पाथ बन रहा है? कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है वन डायमेंशन मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपसे सिंपल पूछे डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन उस पैरामीटर को कहते हैं जो कि आपके चेंज इन पोजीशन के दौरान, आपके मोशन के दौरान अगर जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैं क्या बोलूँगा? डायमेंशन। और डायमेंशन जनरली आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जैसे अगर सिर्फ आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है या वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो मैं बोलूँगा दिस इज द मोशन इन वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन टू डायमेंशन मतलब देखिए ज़रा ध्यान से, आप मान ली यहाँ पे थे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान ली x1, y1,
सपोज कुछ इसका x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, आप यहाँ से मूव करके यहाँ चले गए x2, y2, या तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट। अब आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपके x कोऑर्डिनेट आपका चेंज हुआ, आपका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, आपका x कोऑर्डिनेट हुआ, आपका y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं आपके कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हुए, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, इसीलिए कहा जाता है दो कोऑर्डिनेट चेंज, इसलिए यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वेरी करें मतलब उतने डायमेंशन में आप मूव कर रहे हैं। अगर यहीं x y z रहता तो यहाँ पे 3 डायमेंशन मोशन आता कि x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब मैं यहाँ पे क्या कहता है, दिस इज 3 डायमेंशन मोशन। ओके, अब ये मोशन इन अ प्लेन क्यों कहला रहा है, ऑब्वियस है ये एक्स वाई एक प्लेन है ना, देखिए, तो इसी प्लेन में आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो इसे क्या कहला है, ये मोशन इन अ प्लेन कहलाया। अब मोशन इन अ प्लेन ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी जाने के कितने पॉसिबल पाथ हैं मैंने अगर आपसे कहा ए से बी जाने के कितने टोटल पॉसिबल पाथ्स हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। कैसे? आप एक स्ट्रेट पाथ से भी जा सकते हैं, एक कुछ कर्व पाथ से भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब इनफाइनाइट जितनी आप लाइन खींच सकते हैं इस प्लेन में उतने पॉसिबल पाथ है, तो इनफाइनाइट लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखिए आप कुछ रैंडम लाइन खींच देंगे तो उसका एक, अब जैसे मैंने जस्ट क्या कहा था, काइनेमेटिक्स में आपको आपके पाथ के ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, मतलब उसका इक्वेशन क्या है, ये सब क्या है, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो आप रैंडम कोई भी पाथ के बारे में नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन लिखना बहुत ही कठिन है, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड पाथ के बारे में बोला गया। स्टैंडर्ड पाथ क्या क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक, पैराबोलिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c, जो कि थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं 9th में, मतलब कोई भी इक्वेशन जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में, उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको क्या कहता हूँ, पैराबोलिक इक्वेशन, और वही तुम्हारा पैराबोलिक पाथ होता है। तो आपके सिलेबस में केवल 3 ही चीज़ आपको पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन में, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ एंड पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आपका रैंडम बहुत सारे पॉसिबल पाथ है, लेकिन उसका इक्वेशन लिखना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हम लोग को सिलेबस में वो सब पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल 3 ही चीज़ है, 2 डायमेंशन मोशन में आपके सिर्फ 3 पाथ पढ़ना है। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ एंड सर्कुलर पाथ। इसी पैराबोलिक पाथ के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है वो ज़रा देख लेते हैं। देखिए, हमें काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ना है मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन को वही स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक, 2 डायमेंशन मोशन में रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर दोनों आते हैं। कर्विलिनियर मतलब जिसके पास कर्व पाथ हो, अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मुझे किसी प्लेन में जाना है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से भी जा सकता हूँ, किसी कर्व पाथ से भी जा सकता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन से अगर मैं गया तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन मैं कह दूंगा, अगर कर्व पाथ से गया तो मैं उसे कर्विलिनियर मोशन कह दूंगा। ओके, ठीक, अब ज़रा देखिए, कर्विलिनियर मोशन में आपको जस्ट बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन पढ़ना है। ठीक, और रेक्टिलिनियर मोशन में आपको, अब देखिए बच्चा क्या करता है, रेक्टिलिनियर मोशन में आपको पढ़ना है रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, एरोप्लेन एंड फ्लैग प्रॉब्लम। रेन एंड अम्ब्रेला मतलब कि आप चल रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाऊंगा ताकि मैं भीगने से बच जाऊं, या मुझे इस किनारे से उस किनारे इस बोट से क्रॉस करना है। ठीक है, तो मैं मिनिमम टाइम में उस किनारे कितने देर में पहुँच जाऊँगा, तो वो सब चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन। या एक एरोप्लेन चल रहा है, कुछ हवा बह रही है, उस एरोप्लेन के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है, तो वो फ्लैग किस डायरेक्शन में आपका क्या फहरा, मतलब होता है ना कि किस डायरेक्शन में उसका एंगल होगा, किस डायरेक्शन में टिल्ट होगा वो फ्लैग, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, तो ये सब 2 डायमेंशन मोशन रेक्टिलिनियर होता है। बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, सर हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लिए, तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ये 1 डायमेंशन मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहता है। स्ट्रेट लाइन मोशन से 1 डायमेंशन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन आपके 2 डायमेंशन में भी आपको पढ़ना है। तो ये तीनों ये जो टॉपिक आती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी कठिन टॉपिक होती है, बच्चा पता नहीं क्यों डरता है, लेकिन बहुत ये भी आसान है। तो ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ना स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, तो स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, इसका मतलब ये पूरा और ये पूरा टेस्ट है। मेरी बात समझ गए? तो मैं जब कभी भी आपसे फ्यूचर में स्ट्रेट लाइन बोलूँगा मतलब आपका ये पूरा आएगा, ना कि सिर्फ ये। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन में आपको बेसिकली 3 टाइप के मोशन पढ़ने हैं। 0 एक्सेलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, इसमें भी एक सब टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि आपने 9th में हल्का बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है,
और फिर आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, ठीक। और इसी में फिर आता है ग्राफ। ग्राफ किसके किसके बीच में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। मतलब आपकी जो डिफरेंट पैरामीटर, जो मैंने क्या कहा था कि काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है आपके मोशन को कौन कौन बताता है? आपका डिस्टेंस बताता है, आपका डिस्प्लेसमेंट। मोशन में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, उन मल्टीपल पैरामीटर्स में जो मेन पैरामीटर है तो ये सब होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका कुछ तो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? गुड। अब बात करते हैं सबसे पहला ये डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस, और अगर मैं फिर पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को नोटेट करते हैं सिंपल में कैपिटल डी से, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी या एस से नोटेट करते हैं, ठीक। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस होता क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। मैं घूमते 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 ए से बी तक गया सॉरी। तो ये जिस पाथ से मैं गया, इस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा, मैंने अपने पाथ को एक स्ट्रिंग मान लिया, एक धागा मान लिया, तो मैंने कहा मेरा पाथ ये है, तो इस पाथ का टोटल लेंथ, मतलब इस धागे को उठाइए और सीधा कर दीजिए, तो उसकी जो भी टोटल लंबाई आएगी, ठीक, उसी को मैं बोलूँगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट से उस पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे कम दूरी क्या होगी, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। आप स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ ड्रॉ करिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन से बड़ा आएगा। धागा समझ के देख लीजिए, आप कोई भी रैंडम धागा बनाएंगे तो उसको सीधा करने पे उस स्ट्रेट लाइन से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका तो एक्चुअल फिजिकल जो डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कुछ और है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल और बॉडी। ट्रेवर्स्ड मीन्स जो जिस पाथ से हो गया, तो इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे आसान तरीका होता है, इनिशियल पोजीशन पे खड़े हो जाइए और फाइनल पोजीशन को देखिए, तो हमेशा आपकी आंख एक स्ट्रेट लाइन में देखती है, तो आपका ये जो डायरेक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट का वो इधर हुआ, और उसको ये क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट होती है मीटर, ठीक। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बस सुनते रहिए, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं थोड़ा आलसी हूँ, लिखता बहुत कम हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और आप मैंने क्या कहा, ये एरो दिखा ना, इनिशियल टू फाइनल देखिए, तो ये जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ योर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, देखिए आपके सामने, देखिए ये धागा है और ये धागा, इस धागे को जब भी सीधा करेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा आएगा। या अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ही चल, अगर मैंने यहाँ से यहाँ की स्ट्रेट लाइन पाथ को चूज़ किया ए से बी तक, तो यही मेरा डिस्टेंस होगा, यही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब बोला जाता है वो कंडीशन बताइए जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। मैंने कहा कि एक ऐसा कंडीशन बताओ जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, कब? सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? जब आपका एक यूनिडायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो। कहने का मतलब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलता, अगर मैं सिर्फ क्या बोलता? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलता तो मैं सीधे जाके वापस लौट के भी आ सकता था, तो मैं आगे गया फिर वापस लौट के आया, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब देखिए डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, तो इस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं रहा। इसीलिए बोला गया है
सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, आगे जाके उल्टा लौट कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। लेकिन अगर यहीं मैं क्या करता, यूनि डायरेक्शनल, बस चलता चला जाता, चलता चला जाता, चलता चला जाता, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो डायरेक्शन वो चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन भी और जो डिस्टेंस वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करो और सिंगल डायरेक्शनल मोशन करें, अपना डायरेक्शन चेंज ना करें। ओके, कोई दिक्कत? ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा। इसके डेफिनेशंस किताब में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं लिख नहीं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि होता ना टाइम बर्बाद होगा। अब ज़रा सुनिए, अब थोड़ा सा आपके सामने क्वेश्चंस कैसे आएंगे ज़रा देखिए। जैसे कि ऐसे दे देगा, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, मैं क्वेश्चंस तो बहुत होंगे, कैसे करना वो ज़रा देखिए। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अगर मैं आपसे बोलूं ए से बी तक के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, बी से सी तक के लिए, ए से सी तक के लिए, ए से डी के लिए एंड बी से बी तक के लिए, मैंने क्या कहा, ए से बी मूव कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत आसान है, ज़रा देखिए। टोटल सरकमफरेंस पूरा कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, मैंने कहा टोटल सरकमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। और आर्क लेंथ क्या होता है, आप पढ़ें, आर्क लेंथ क्या होता है, क्या होता है, θ/2 पाई इंटू आर, θ/2 पाई इंटू आर, θ/2 पाई इंटू आर, ये क्या होता है, आर्क लेंथ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। सॉरी आर्क लेंथ तो थीटा इंटू आर, वेर थीटा इज इन रेडियन, आर्क लेंथ का होता है थीटा इज इन रेडियन। अब ज़रा देखिए, अगर आपसे मैंने कहा ए से बी के लिए डिस्टेंस क्या हो, तो आप बोलेंगे सर ये तो इसका ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ध्यान से देखिएगा, 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2, ठीक, 45 डिग्री को बोलते हैं पाई/4 एंड सो ऑन, सिंपल, इसी से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा पाई मतलब 180 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जो भी इसी रिलेशन से आप यूनिटरी मेथड से सब निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने कहा ए से बी मुझे जाना है, ए से बी मुझे जाना है, तो मैं कितना एंगल रोटेट करूँगा, 90 डिग्री रोटेट करूँगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो 90 डिग्री रोटेट करूँगा तब पाई/2, यानी मेरा डिस्टेंस हो जाएगा पाई/2 इंटू आर, आर्क लेंथ मेरा कितना हो जाएगा पाई/2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दिस इज़ योर आर, दिस इज़ योर आर, रेडियस है आर, तो पैथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, √2r, √a² + b², तो पैथागोरस थ्योरम से कितना √2r आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कितना आ जाएगा, √2r। अब अगर मैंने कहा बी से सी जाना है, बी से सी डिस्टेंस कितना होगा, तो सेम यही आर्क लेंथ, ये भी 90 डिग्री है, तो आप बोलेंगे पाई/2 इंटू आर, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट सेम वही चीज़, डिस्प्लेसमेंट वही चीज़ है, कितना आ जाएगा, √2r। अब अगर मैंने कहा ए टू सी डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेके सी तक में डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल ये पूरे सर्किल का हाफ है, या सिंपल ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, तो डिस्टेंस हो जाएगा πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, पूरा डायगोनल है, तो r और r कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इतना तो बच्चे बचपन में ही जानते हैं, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब मैंने कहा ए टू डी, अब ए टू डी या तो आप ऐसे भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या तो ऐसे, तो मैं इस सेंस में ऐसे बोल रहा हूँ ए टू डी। तो ए टू डी में ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब पाई/2 एंड पाई/2, तो टोटल पाई/2 मतलब 3 पाई/2, तो यानी डिस्टेंस हो जाएगा 3 पाई/2 इंटू आर, इससे, ठीक। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा ये लेंथ, ये आर, तो ये √2r। अब जैसे मैंने कहा बी टू बी से चले वापस घूम के बी पे आ गया, तो यहीं से चले वापस यहीं पे पहुँचेंगे, मतलब नेट डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, आपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया तो सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर, और नेट डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों 0? क्योंकि आप यहीं से चलो और यहीं पे ख़त्म हो गए। ओके, क्लियर है? अब ज़रा देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कि ये क्यूब है मान लीजिए, ये ओरिजिन था 0,0,0, इसका ईच साइड लेंथ a है, ठीक, जो भी है, ठीक। अब मैंने कहा मेरा पार्टिकल ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। मेरा पार्टिकल ऐसे चला, ये जो पाथ का डायरेक्शन दिया हुआ है, मेरा पार्टिकल चला a से b, फिर b से c एंड c से d, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। इस इंड से चला इस इंड, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये आएगा ये, ठीक। इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। आप एक इस छोर के कोने से अपोजिट छोर के एकदम दूसरे कोने तक पहुंचे, इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। तो मैंने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन पाथ, ये और ये। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस a प्लस ए प्लस ए 3a, और बॉडी डायगोनल का जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी डायगोनल होता है वहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस में √3 है। याद रखिएगा क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो √3a होता है, ठीक। इसका बहुत आसान तरीका है, ज़रा देखिए, ये लेंथ मुझे चाहिए, तो ये लेंथ क्या होगा? अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये और ये 90 डिग्री पे हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ये बड़ा वाला स्क्वायर आएगा, और ये जो नीचे वाला स्क्वायर है ये a है तो ये भी a होगा। अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो ये a है तो ये a होगा, तो ये कितना हो जाएगा? a तो ये √2a हो जाएगा, √2a, और ये खुद क्या है? a। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट करिए तो देखिएगा आपका √3a ही आंसर आएगा, ठीक है, करके देखिएगा। ओके, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक व्हील है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट P है, इसका रेडियस R है, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ P फॉर हाफ रोटेशन ऑफ व्हील। अब ज़रा देखिए, हाफ रोटेशन मतलब ये ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे गोल गोल घूमते घूमते, मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमते घूमते कुछ आएगा ना, ये लुढ़कता हुआ ऐसे 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 चलते चलते कभी ना कभी, ये हाफ रोटेशन मतलब ये P पॉइंट घूमते घूमते पीछे पहुंचे, मतलब ये ऐसे लुढ़कता हुआ आगे जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट, ये अगर मैं देखूं तो ये मान लो कोई भी पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला पॉइंट जो भी है, तो ये P चला जाएगा ऊपर, और ये वाला ऊपर मान लीजिए A पॉइंट है, ये आ जाएगा नीचे। अब बोला इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ रोटेशन, तो ये पॉइंट जो P था ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट में आपको ये सिंपल, ये रेडियस है तो ये R तो ये 2R हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कितना होगा? कोई बात नहीं, ये जो इसका आर्क लेंथ है, मतलब सेमी सर्कल, यही इसमें लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक गया ना, हाफ रोटेशन में ही, तो देखिए ज़मीन पे ऐसे जाएगा, ये पॉइंट फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे करते करते ये वाला पूरा A पॉइंट नीचे आएगा, ठीक। तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? πr। पूरा कंप्लीट होता सर्कल का 2 πr, तो ये हाफ कितना आ जाएगा? πr। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस का पाइथागोरस थ्योरम तो कितना हो जाएगा? √πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। आज के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। थैंक यू।